ये लास्ट क्या हुआ था? आज जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। ये टोटल 45% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर में तीन चीज पढ़ना है हम लोगों को, दैट इज आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स, दूसरा है डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स, तीसरा चीज है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। अभी एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे रेड ब्लड सेल के बारे में। तो सबसे पहला जो चीज लिखना है कि खून में सबसे ज्यादा अमाउंट में जो सेल मिलता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल, दैट इज आरबीसी। इसका वैल्यू होता है 5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब, सबसे ज्यादा मिलता है। दूसरा चीज क्या है, आरबीसी का अगर तुम साइज देखोगे तो साइज बेसिकली क्या होता है कि सामने से अगर देखोगे साइज, तो आरबीसी इज डिस्कॉइडल, डिस्क जैसा दिखता है। ठीक है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है। फ्रंट व्यू है ये, सामने से अगर देखोगे तो फ्रंट व्यू है, साइड से देखोगे तो आरबीसी को इज बाइकॉनकेव, किसी किसी जगह में इसको डम्बल सेपेट भी बोला गया है। तब जाके स्ट्रक्चर होगा ऐसा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो सेल मिलता है उसका नाम है आरबीसी, 5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। साइज आरबीसी डिस्क जैसा भी हो सकता है, आरबीसी बाइकॉनकेव भी हो सकता है, जिसका नाम है डम्बल सेपेट। दूसरा चीज, एडल्ट आरबीसी के अंदर में, एडल्ट आरबीसी के अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता है, गोल्गी बॉडी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। सारे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली यहां पे नहीं होने के वजह से आरबीसी को हम लोग प्रॉपर सेल नहीं बोलते हैं। आरबीसी इज नॉट ए प्रॉपर सेल। क्यों नहीं बोलते? ड्यू टू लैक ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, देखो कि जब आरबीसी मैच्योर कर रहा है या आरबीसी डेवलप कर रहा है, आरबीसी व्हेन डेवलप्स, आरबीसी के डेवलपमेंट स्टेज में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। आरबीसी जब डेवलप कर रहा है तब उसमें न्यूक्लियस होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, आरबीसी contains ये रेड कलर पिगमेंट, एक लाल कलर का पिगमेंट होता है आरबीसी के अंदर में, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। और एक आरबीसी के अंदर में लाखों से भी ज्यादा, करोड़ों में बोल सकते हो, करोड़ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। एक आरबीसी के अंदर में बहुत सारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मिल सकता है, करोड़ में बोल सकते हो। ठीक है। दूसरा चीज कि ये जो एडल्ट आरबीसी है,
एडल्ट आरबीसी फॉर्मेशन शुरू होता है जो लंबा लंबा हड्डी होता है उसके एंड से। उसमें एक बोन मैरो होता है जिसका नाम है रेड बोन मैरो। यहां से शुरू होता है आरबीसी का फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा चीज देखो, आरबीसी जब डैमेज हो जाएगा, आरबीसी का लाइफ स्पैन चलता है 4 मंथ्स, मतलब 120 दिन। आरबीसी जब डैमेज हो जाता है इसके बाद, तब आरबीसी के अंदर में जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन टूट जाएगा। वो हीमोग्लोबिन टूट जाता है और 2 चीज बनता है, एक का नाम है हीम, दूसरे नाम है ग्लोबिन। ये ग्लोबिन जो चीज है ये बाद में बदल सकता है केमिकल में। उस केमिकल का नाम है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन, और ये बिलीरुबिन प्लाज्मा में पहुंचेगा और प्लाज्मा को थोड़ा योलिश कर देता है, हल्का सा पीला कलर कर देता है। और बाकी जो बिलीरुबिन है वो 2 साइड में बांट जाएगा। एक चले जाएगा कुछ यूरिन में जिसका नाम है यूरोबिलिनोजेन, जिसके वजह से यूरिन का कलर भी हल्का योलिश होता है। और बाकी चला जाएगा स्टूल में जिसका नाम है स्टार्कोबिलिनोजेन। तो ये बिलीरुबिन के वजह से यूरिन एंड स्टूल का कलर फॉर्मेशन होता है। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 दिन। 120 दिन में डैमेज हो जाने के बाद हीमोग्लोबिन टूट जाएगा। किस पार्ट में टूट जाता है? हीम पार्ट में टूट जाता है, और एक पार्ट क्या है? ग्लोबिन। ठीक है, हीम कन्वर्ट हो जाएगा किस में? बिलीरुबिन में, और बिलीरुबिन प्लाज्मा में स्टोर हो जाएगा तो प्लाज्मा थोड़ा हल्का पीला हो जाएगा। और यही बिलीरुबिन थोड़ा अमाउंट यूरिन में जाता है, यूरोबिलिनोजेन में, और स्टूल में जाता है स्टार्कोबिलिनोजेन में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो आरबीसी का डेथ, आरबीसी कहां पे मरता है और मरने के बाद भी क्या होता है? आफ्टर डेथ इट इज स्टोर्ड इन स्प्लीन। ये स्प्लीन में स्टोर होता है। ठीक है, इसीलिए स्प्लीन को हम लोग बोलते हैं, स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कबर स्थान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन में जाके सारा चीज डैमेज होता है, इसीलिए इसका नाम है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, इसके बाद देखो आरबीसी में और एक खास बात देखने को मिलता है कि जब आरबीसी का उम्र ज्यादा हो जाएगा, मैच्योर आरबीसी जो होता है, ये जो आरबीसी बुढ़ा हो गया, ओल्ड आरबीसी हैज ए टेंडेंसी टू स्टिक। ये लोग एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, ऐसे हो जाएंगे। ये एक आरबीसी है, ये एक आरबीसी है, ये एक आरबीसी है। देखो ऐसे एक स्टैक जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। ये जो चीज है इसका नाम है राउलियक्स। राउलियक्स फॉर्मेशन, एक दूसरे के साथ आरबीसी चिपक जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आरबीसी में न्यूक्लियस जो नहीं है इसका बेनिफिट क्या है? आरबीसी में न्यूक्लियस ना होने के वजह से बेनिफिट क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? इसका बेनिफिट्स क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है? बेनिफिट्स में कि जो चीज है, देखो न्यूक्लियस आरबीसी के अंदर में नहीं होने के वजह से आरबीसी हैज बाइकॉन्केव शेप, और इसी बाइकॉन्केव शेप के वजह से, ड्यू टू दिस शेप, इस बाइकॉन्केव शेप के वजह से डिफ्यूजन जो है ना, इसका सरफेस एरिया
सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ जाने से ऑक्सीजन के जो डिफ्यूजन है वो बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन CO2 डिफ्यूजन जो है वो बढ़ जाएगा। तो न्यूक्लियस ना होने के वजह से क्या होता है, आरबीसी का शेप क्या हो जा रहा है, बाइकॉनकेव हो जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस को जगह देने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से इसका सरफेस एरिया जो है बढ़ जाएगा और इसमें डिफ्यूजन बढ़ जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होने के वजह से आरबीसी में कोई डीएनए नहीं होता है, और जिस चीज में डीएनए नहीं होता है उस सेल का डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, आरबीसी कांट डिवाइड। तो न्यूक्लियस होने का कुछ बेनिफिट्स भी है, न्यूक्लियस ना होने का भी कुछ डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, दूसरा चीज देखो, आरबीसी एक मॉलिक्यूल को अगर देखोगे तो देखो ऐसा होता है, आरबीसी को हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं डम्बल सेपेट, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ना ऐसा जाल जैसा एक प्रोटीन होता है। ठीक है, नेटवर्क लाइक ऐसे, इस चीज का नाम है स्पेक्ट्रीन, स्पेक्टिन प्रोटीन फेरमॉक। स्पेक्टिन प्रोटीन से एक नेटवर्क बनता है और इस जाल के अंदर में फंसता है हीमोग्लोबिन, यहां पे फंसता है हीमोग्लोबिन। और ऐसे तुम देखोगे तो आरबीसी के अंदर में करोड़ों में एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मिलेगा, इन करोड़, लाख से भी ज्यादा मिलता है। इस नेटवर्क के अंदर में हीमोग्लोबिन फंस जाता है। एचबी का मतलब है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो स्पेक्ट्रीन प्रोटीन का जो नेटवर्क है इसमें हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, फंस जाता है। हीमोग्लोबिन इज ट्रैप्ड। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो आरबीसी के अंदर में और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है ना, मान लो ये आरबीसी है, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का खासियत होता है, क्या खासियत है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसमें से कुछ चैनल होता है, छोटा छोटा चैनल प्रोटीन्स। इस चैनल प्रोटीन से हम लोग CO2 ट्रांसपोर्ट में भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, कि क्लोरीन अंदर जा रहा है, बाइकार्बोनेट बाहर आ रहा है। तो इस मेम्ब्रेन में कुछ चैनल्स होते हैं, उस चैनल से नेगेटिव आयन ट्रांसपोर्ट होता है, नेगेटिव चार्जेस। जैसे मान लो क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, इन सारे मॉलिक्यूल्स जो है, सारे आयन चार्जेस जो है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इधर उधर जा सकता है। तो इस मेम्ब्रेन का एक खास बात है कि आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन मेंटेन आयोनिक बैलेंस। और ऐसे मेम्ब्रेन को बोला जाता है डोनन मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, डोनन मेम्ब्रेन, डोनन मेम्ब्रेन। उसके बाद चलो कुछ कैलकुलेशंस हैं। हेल्दी इंडिविजुअल में, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान में, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान में हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml 15 ग्राम पर DL। ये नॉर्मल वैल्यू है। देखा गया है मेल्स के अंदर में, मेल्स में, लड़कों में ये चीज हमेशा 13 to 15 में रहना चाहिए, क्योंकि मेल के शरीर में एक हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो है ना, ये हार्मोन के साथ थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, टेस्टोस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, ये सारा जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स आरबीसी मैच्योरेशन या आरबीसी ग्रोथ में मदद करता है। इसीलिए लड़कों में हीमोग्लोबिन थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरी चीज देखो, फीमेल में, फीमेल्स में हीमोग्लोबिन का लेवल थोड़ा कम होगा, 11 to 12। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन लोगों में टेस्टोस्टेरॉन नहीं होता है।
और इन लोगों में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस के वजह से भी थोड़ा बहुत ब्लड की कमी देखा जाता है, तो लड़कियों में हीमोग्लोबिन का लेवल थोड़ा कम होगा, ठीक है। दूसरा चीज, आरबीसी मैच्योर करने में क्या क्या चीज लगता है, जस्ट नाम लिखने से ही काम हो जाएगा। आरबीसी को मैच्योर करने में क्या क्या चीज लगता है, मान लो अर्ली आरबीसी है, इस आरबीसी से मैच्योर आरबीसी बनाना है, तो इस दौरान कुछ चीज जरूरी पड़ता है। एक होता है विटामिन B12 और एक होता है फोलिक एसिड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये छोड़ के आरबीसी मैच्योर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो व्हाट इज द फंक्शन। एक तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं कि आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, हेल्प इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। खाली ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट में मदद नहीं करेगा, CO2 ट्रांसपोर्ट में भी मदद कर रहा है, और इसी आरबीसी के वजह से बिलीरुबिन जैसा चीज बनता है। सो दीज आर द मेजर फंक्शंस। बीमारी क्या क्या है इसमें आरबीसी के साथ, अगर किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल, वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन लेस देन मान लो 9 से 10 mg/dl के नीचे चला जा रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे खून की कमी या एनीमिया। एनीमिया। अभी ये जो एनीमिया है, एनीमिया डिफरेंट टाइप का हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, खाली नाम जान लो, ज्यादा डिटेल्स नहीं जानना है। आयरन के कमी से हो सकता है, विटामिन B12 के कमी से हो सकता है, ठीक है, जिसको परनीसियस एनीमिया बोला जाता है, परनीसियस एनीमिया। और एक चीज हो सकता है कि किसी में मान लो कोई हिमोलाइटिक डिजीज हो रहा है। हिमोलाइटिक डिजीज मतलब आरबीसी डैमेज हो जा रहा है किसी वजह से। ये है बेसिक कुछ एनीमिया का फॉर्म्स। और भी बहुत सारे टाइप का एनीमिया हो सकता है। अगर स्ट्रक्चरली देखोगे तो कभी कभी क्या होता है ना, आरबीसी का साइज जो है वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है। इसको बोला जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और कभी कभी आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है, इसको बोला जाता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो जस्ट नाम जान लो, उतना डिटेल्स यहां पे हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है।
अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा चीज हम लोग थोड़ा ऐड कर लेंगे आरबीसी के बारे में। सबसे पहला चीज जो है कि इसका डायामीटर जो है, इंसानों के अंदर में आरबीसी का डायामीटर होता है 7.2 माइक्रोमीटर। किसी किसी एम्फीबिया में, एम्फीबियंस, इसमें देखा गया है कि जो न्यूक्लियस ऑफ द आरबीसी ज्यादा बड़ा होता है और आरबीसी का साइज बड़ा मिल सकता है आपको। किसी पर्टिकुलर एम्फीबियंस है, एम्फियूमा बोल के, इन सारे एम्फीबियंस में आरबीसी ज्यादा मिलता है। कभी क्या होता है कि शरीर में आरबीसी का नंबर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, कभी कभी आरबीसी का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है। इस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया। और किस कंडीशंस में हो सकता है? जब तुम हायर ऑल्टीट्यूड पे जाओगे ना। हायर ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है? हाई नंबर ऑफ आरबीसी। पहाड़ में जाओगे जब, तब देखा जा रहा है कि नंबर आरबीसी का बढ़ सकता है। और इस कंडीशन में, हायर ऑल्टीट्यूड में, किडनी से एक चीज बनता है, उसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन। ये एरिथ्रोपोएटिन जो है, ये आरबीसी बनाने में मदद करता है, हेल्प इन आरबीसी मैच्योरेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा चीज है, इसको याद रखने की कोशिश करना। और एक चीज जो देखा गया है कि हम लोग एनिमल किंगडम बाद में पढ़ेंगे, बर्ड्स के अंदर में, पक्षी जो होता है, बर्ड्स का जो ब्लड होता है ना, उस ब्लड में सबसे ज्यादा आरबीसी मिलेगा आपको, रिच इन आरबीसी, आरबीसी में भरा हुआ होता है। इसीलिए पक्षी का जो खून है ना, उस खून को बोला जाता है गोल्डन ब्लड। एनिमल किंगडम में भी हम लोग बोलेंगे ये चीज। इसके बाद हम लोग अभी जो देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, जिसका दूसरा नाम है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट्स। तो सबसे पहला चीज लिखना है कि ये सेल जो है, इट इज ए प्रॉपर सेल। व्हाइट ब्लड सेल इज ए प्रॉपर सेल, क्योंकि इसके अंदर में इट हैज न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस है, और अगर न्यूक्लियस है तो इसके अंदर डीएनए है, और अगर डीएनए है इट कैन डिवाइड, और इसमें बाकी सेल ऑर्गेनेलिज भी होता है। तो इसीलिए इसको प्रॉपर सेल बोला जाएगा। दूसरा चीज, इसका कलर व्हाइट क्यों है? व्हाइट इज कॉल्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नहीं होने के वजह से, इसमें आयरन नहीं होगा, तो आयरन नहीं होगा तो कलर क्या हो जाएगा? सफेद, नो आयरन। तो व्हाइट ब्लड सेल को व्हाइट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर में हीमोग्लोबिन नहीं है और साथ साथ आयरन भी नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, एक हेल्दी इंसान में, ये हेल्दी मैन, एक हेल्दी इंसान में अगर तुम देखोगे
6,000 to 8,000 पर MMQ WBC होना चाहिए। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, मान लो कि बहुत ज्यादा हो जा रहा है, मान लो 15,000 से भी ज्यादा हो गया है वैल्यू, तो ये कुछ बीमारी को डिनोट करता है। किस बीमारी को डिनोट करता है? दो तरह का बीमारी हो सकता है इसमें जनरली। एक हो सकता है इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन चल रहा है खून में, और नहीं तो अगर बहुत ज्यादा लाखों में चला जाता है वैल्यू, ठीक है, इफ मान लो 15,000 के जगह में, ठीक है, 15,000 के जगह में मान लो लाख्स में चला गया, तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज ए कंडीशन ऑफ ब्लड कैंसर, जिसको हम लोग बोलेंगे ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, मतलब लाख्स में चला जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये मे बी एक कंडीशन ऑफ ल्यूकोमिया है, जिसका नाम है WBC का कैंसर, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो, ये जो WBCs होते हैं, ठीक है, WBC का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, WBC कैन माइग्रेट, ये इधर से उधर जा सकता है। WBC हैज एन इंपॉर्टेंट कैपेसिटी ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। और ये WBC का जो मूवमेंट है, व्हाइट ब्लड सेल का जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को एक खास नाम दिया गया है, इट इज कॉल्ड एमीबॉयड मूवमेंट। एमीबा जैसा चलता है ये चीज, एमीबॉयड मूवमेंट। ये जो मूवमेंट करने का जो पॉसिबिलिटीज है, इसीलिए WBCs को हम लोग बोलेंगे चलने वाला सेल, जिसका इंग्लिश नाम है वंडरिंग सेल्स, जो एक ही जगह में रुकता नहीं है, टिश्यू में, इंफेक्शंस में हमेशा इधर उधर भागता रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो WBCs है, इसमें खास चीज देखने को मिलता है, WBC कैन चेंज इट्स शेप, ये अपने शेप को बदल सकता है, एंड लीक फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल से ये अपने शेप को बदलते हुए एक जगह से दूसरे जगह में जा सकता है। मान लो दिस इज द ब्लड वेसल, और ये मान लो WBC जा रहा है, ठीक है, और ये है आपका ब्लड वेसल। अभी मान लो इस एरिया में, यहां से लेते हुए इस जगह में कोई इंफेक्शन है, यहां पे कोई इंफेक्शन चल रहा है, मान लो जहां पे WBC को पहुंचना है, ये टिश्यू है, मान लो इस टिश्यू में इसको पहुंचना है, तो क्या हो सकता है कि ये जो WBC है ना, ये ब्लड वेसल में अगर कोई पोर मिलता है, अगर कोई छेद मिलता है, यहाँ पे छोटा छोटा जो छेद मिलता है, यहां से क्या कर सकता है, WBC अपने शेप को बदलते हुए यहां से निकल जाएगा, यहां से चीज निकल के बाहर आ सकता है। ये जो शेप को जो बदल रहा है ना, इस प्रॉपर्टी का नाम है डायापेडेसिस। डायापेडेसिस। तो WBC अपने शेप को बदलते हुए ब्लड वेसल से बाहर निकल के इंफेक्शन साइट में पहुंच सकता है। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का नाम है डायापेडेसिस। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, WBC के अंदर में हम लोग दो चीज देखेंगे कि WBC दो तरह का होता है, 2 टाइप्स। एक का नाम है ग्रानुलोसाइट और दूसरे चीज का नाम है एग्रानुलोसाइट। ग्रानुलोसाइट का मतलब होता है कि जिसके अंदर में ग्रान्यूल्स होता है, और ये जो ग्रान्यूल है, ये ग्रान्यूल से हम लोग स्टेन करके सेल के नेचर को जान सकते हैं। ग्रान्यूल को यूज करके हम लोग सेल का नेचर को जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? अगर मान लो हम लोग एसिड जैसा स्टेन यूज करेंगे और उस एसिड स्टेन में उसको दिखाया जा रहा है, तो उस सेल का नाम होगा एसिडोफिल, या दूसरा नाम है इओसिनोफिल।
अगर मान लो हम लोग बेसिक स्टेन दे रहे हैं और बेसिक स्टेन से देख रहे हैं तो उसका नाम क्या होगा? बेसोफिल। और तीसरा चीज क्या है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का मतलब हो रहा है कि हम लोग न्यूट्रल स्टेन दे रहे हैं। स्टेन का मतलब कलर। तो ये सारे चीज डाल के हम लोग सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं कि ये एसिडोफिल है, कि ये बेसिक फिल है, बेसोफिल है, कि ये न्यूट्रोफिल है। और ऐसा भी कुछ सेल होता है जिसके अंदर में देखने के लिए कोई ग्रेन्यूल्स ही नहीं है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट दो टाइप का है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ पार्ट्स है। नेक्स्ट देखो, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूट्रोफिल के बारे में। न्यूट्रोफिल सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होना है कि डब्ल्यूबीसी के अंदर में 70 टू 65 टू 80 बोल सकते हो, 75 भी बोल सकते हो, मतलब मैक्सिमम नंबर में जो डब्ल्यूबीसी है, सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी जो है वो है न्यूट्रोफिल। दूसरा चीज क्या है कि इस न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो इस न्यूट्रोफिल के अंदर में जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है। एक लोब, दो लोब, तीन लोब, चार लोब। अभी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इन्फेक्शंस चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है खून के अंदर में, तो ये जो लोब है ये अपना शेप बदल दिया और तीन लोब के बदले में मान लो चार लोब, पांच लोब हो गया। तो कभी कभी 3 लोब हो रहा है, कभी 4 लोब हो रहा है, कभी 3 लोब हो रहा है। ऐसा बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं लोब्स में। तो ये जो लोब का स्ट्रक्चर बार बार चेंज होता जा रहा है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस कंडीशन टू चेंज द लोब ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का लोब जो बदलता हुआ जा रहा है, कभी कभी न्यूक्लियस में 3 लोब, कभी कभी में 4 लोब, कभी कभी 2 लोब, ऐसे जो न्यूक्लियस का लोब बदलता हुआ जा रहा है, इसीलिए न्यूट्रोफिल को बोला जाता है पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फो मीन्स स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। इसीलिए टोटल नाम क्या होगा? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स। मतलब न्यूट्रोफिल अपने न्यूक्लियस का जो लोब है इसको चेंज कर सकता है, इसीलिए न्यूट्रोफिल का एक दूसरा नाम है पीएमएन सेल्स। शॉर्ट नाम में क्या बोलेंगे? पीएमएन सेल्स, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स। मतलब ये अपने न्यूक्लियस के लोब को ना चेंज कर सकता है, नंबर को चेंज कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इस न्यूट्रोफिल का इंपॉर्टेंट काम क्या है? इस न्यूट्रोफिल का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम है दे हेल्प इन फैगोसाइटोसिस। किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस को खा जाना, हेल्प इन फैगोसाइटोसिस। ठीक है, ये है न्यूट्रोफिल। दूसरा चीज जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है बेसोफिल। बेसोफिल नाम से ही पता चल रहा है बेसिक स्टेन लेता है। बेसोफिल का खास बात होता है कि ये सबसे कम अमाउंट में मिलता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी इन ब्लड। ये ना के बराबर 1% भी नहीं, 0 to 1%, बहुत ही कम चीज मिलता है ये चीज। बेसोफिल का स्ट्रक्चर अगर तुम देखोगे तो इसमें जो खास बात होता है ना, इसका जो न्यूक्लियस है अल्फाबेट एस जैसा दिखता है और इसके अंदर में ग्रान्यूल्स हैं। इस न्यूक्लियस का नाम है एस सेपेड न्यूक्लियस। और यही बेसोफिल, इस बेसोफिल का इंपॉर्टेंट कुछ काम है। इस इंपॉर्टेंट काम के अंदर में क्या है कि बेसोफिल से कुछ चीज बनता है। बेसोफिल सीक्रेट्स
और इस जो बेसोफिल देख रहे हो ना, ये बेसोफिल टिश्यू में मास्ट सेल बोला जाता है इसको। इसी बेसोफिल को टिश्यू में क्या बोला जाता है? मास्ट सेल। यहां से तीन चीज बनता है, एक का नाम है हिस्टामाइन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हिस्टामाइन। दूसरी चीज का नाम हेपरिन, और तीसरा इंपॉर्टेंट जो चीज है उसका नाम सेरोटोनिन। सेरोटोनिन। इसमें जो हिस्टामिन है, हिस्टामिन जो है ना एलर्जी कॉज करता है, और देखा गया है कि हिस्टामिन ब्लड वेसल को दबा भी देता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। हेपरिन जो चीज है, ये तो जानते हो एंटीकोआगुलेंट है, खून को जमने से रोकता है। सेरोटोनिन जो है ये मूड स्टेबिलाईजर है, नर्वस सिस्टम में भी काम करता है और नस को खोलने में मदद करता है, वैसोडाइलेटर। तो ये सारे केमिकल्स इस बेसोफिल से बनता है। दूसरा चीज ईओसिनोफिल या एसिडोफिल। ईओसिनोफिल या एसिडोफिल ये मिलता है, मतलब मान लो कुछ परसेंटेज मिलेगा, 5 to 10%। ठीक है, अरे सब वेरिएबल चीज है। ठीक है, तो ये जो यूसिनोफिल है, इस यूसिनोफिल का खास बात क्या है? देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका जो न्यूक्लियस है ना, ये 2 लोब न्यूक्लियस होता है और हेडफोन जैसा न्यूक्लियस है। ये देखो न्यूक्लियस में 2 ही लोब है और ये 2 लोब को दिखने में लग रहा है कि हेडफोन जैसा, हेडफोन न्यूक्लियस। यूसिनोफिल का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है उसका काम। बहुत ध्यान से देखो इसका काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूसिनोफिल। शरीर में अगर बेसोफिल ज्यादा हिस्टामिन बना रहा है, इफ बेसोफिल इज प्रोड्यूसिंग हिस्टामिन, शरीर में अगर बेसोफिल ज्यादा हिस्टामिन बना रहा है और उसके वजह से एलर्जी हो गया है, इस कंडीशन में उस एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट दैट एलर्जी, उस एलर्जी से हम लोगों को बचाने के लिए यूसिनोफिल अपना नंबर बढ़ाएगा। यूसिनोफिल इंक्रीजेस इट्स नंबर। यूसिनोफिल अपना नंबर जो होता है वो बढ़ा देता है। तो बेसोफिल एलर्जी बना रहा है, यूसिनोफिल उससे हम लोगों को बचा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि शरीर में अगर कोई कीड़ा इन्फेक्शन हो गया, वर्म इन्फेक्शन, इस वर्म इन्फेक्शन के टाइम में भी यूसिनोफिल बढ़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बेसोफिल एलर्जी कर रहा है, यूसिनोफिल उससे बचा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हो गया। तो ग्रैनुलोसाइट के बाद हम लोग देखेंगे क्या, एग ग्रैनुलोसाइट्स। एग ग्रैनुलोसाइट्स में सबसे पहले जो नाम आता है उसका नाम है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स, और एक क्या नाम है, लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स को देखो, मोनोसाइट्स का जो सेल है ना, इट इज द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर में सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी का नाम है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स को देखो सबसे बड़ा होता है, इसमें कोई ग्रान्यूल नहीं है और इसका न्यूक्लियस ना बीन शेपेड होता है, किडनी जैसा दिखेगा, कोई ग्रान्यूल नहीं है। और यही मोनोसाइट टिश्यू में जाके एक चीज में बदल सकता है जिसका नाम है, हम लोग पढ़ चुके हैं टिश्यू चैप्टर में, मैक्रोफेज। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मोनोसाइट भी, न्यूट्रोफिल के बाद मोनोसाइट भी किस में मदद कर रहा है, फैगोसाइटोसिस में। इसीलिए एनसीईआरटी भी बोल रहा है कि न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसाइटिक सेल्स। ठीक है, तो इसका भी काम क्या हो जाएगा, फैगोसाइटोसिस करना। लिम्फोसाइट में चले आओ, ये हमारे खून में 20 से 25% के आसपास होता है डब्ल्यूबीसी के अंदर में।
ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और इस लिम्फोसाइट के अंदर में दो चीज होता है, एक बी लिम्फोसाइट और एक नाम है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का नाम बी क्यों है? क्योंकि ये लिम्फोसाइट डिस्कवर हुआ था बार्ड्स के पीछे में ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नाम है बार्सा ऑफ फैब्रिकस। इस बी से इस लिम्फोसाइट का नाम दिया गया है बी लिम्फोसाइट। ये बेसिकली हम लोग टिश्यू में पढ़ के आए हैं, ये बेसिकली किसमें चेंज हो जाता है? प्लाज्मा सेल में बदल जाता है। और ये प्लाज्मा सेल बाद में क्या चीज बनाता है? एंटीबॉडी। प्लाज्मा सेल बाद में बनाता है एंटीबॉडी। और क्लास 12 में तुम लोग एक चैप्टर पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें एंटीबॉडी जो चीज बनाता है ना, उस इम्यूनिटी का नाम है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। जिस इम्यूनिटी में ह्यूमोरल एंटीबॉडी बन रहा है उसका नाम क्या है? ह्यूमोरल एंटीबॉडी। टी लिम्फोसाइट को देखो, टी लिम्फोसाइट का नाम टी क्यों है? क्योंकि हमारे दो सेल होता है, हेल्पर टी सेल जिसका नाम है टी एच, और यह क्या कि सेल को मारता है जिसका नाम है टी सी। एच का मतलब क्या हो गया? हेल्पर, और सी का मतलब क्या हो गया? साइटोटॉक्सिक। तो एक हेल्पर टी सेल, दूसरे चीज का नाम है साइटोटॉक्सिक सेल। तो इन दोनों का काम हम लोग 12 में पढ़ेंगे डिटेल्स में। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो लिम्फोसाइट्स का मेन काम ही है कि शरीर में इम्यूनिटी को कंट्रोल करना। कैसा इम्यूनिटी? ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।